गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का बी चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों, इससे पहले हम 4 वीडियोस बना चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस यूनिट नंबर 7B का चैप्टर। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन में इनका यूज होगा और भी वैसे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें, समझें अच्छे तरीके से। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। इंटर जैसे आपको पता ही है, इंटर मतलब अंदर, मोलिकुलर फोर्सेस जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर आपको पता है मोलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो है कोई भी सब्सटेंस, आपको पता है सभी है मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एटम्स के बीच में जो फोर्सेस होता है उसे इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। यानी इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ही सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बंधे हुए रहते हैं आपस में। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब बच्चों, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वेरी होते हैं विद द डिस्टेंस। तो यहां पर हम ग्राफिकली स्टडी कर लेते हैं। ग्राफिकली हम यहां पर समझते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं जब हम उनके बीच के सेपरेशन को चेंज करते हैं। तो ग्राफिकली यहां पर समझते हैं बच्चों। ये जो आपके पास अपवार्ड है ये फोर्स है और आर लिखा है, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ये नीचे एफ ए लिखा है, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां पर ये आर, ये जो एक्सिस है वो आर को रिप्रेजेंट करती है। आर क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है। जैसे एक मॉलिक्यूल्स यहां पर है, एक मॉलिक्यूल्स यहां पर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आर से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो अब हम इसको ग्राफिकली समझते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो यहां पर जैसे स्टार्टिंग में हम बात करते हैं यहां से ए पॉइंट से। जैसे यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है, तो ये एक डिस्टेंस है इसके बीच में, या ये एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पर ये स्टार्टिंग में डिस्टेंस है। जब इनके वेरी करते हैं, हम आर को बढ़ाते हैं, तो इस प्रकार ग्राफ है वो चेंज होता है। यानी यहां पर ये ए पॉइंट है, जब ये इतनी डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, मॉलिक्यूल्स के बीच की ये डिस्टेंस है, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। जब ये डिस्टेंस कम है, जैसे ही हमने आर को इंक्रीज किया तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज होना शुरू हो गया। नीचे आ रहे हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऊपर जाते तो क्या होता? इंक्रीज। और ये कितनी डिस्टेंस पर आए? जब ये आपके पास 3.5 एंगस्ट्रोम 3.5 एंगस्ट्रोम की जो डिस्टेंस हुई आर, उस पर ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन, हम 0 पर आ गए। जैसे जैसे हम इस डिस्टेंस को और बढ़ाते हैं तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। यहां पर इस डिस्टेंस के ऊपर आर की, तो यहां पर जैसे ये 5 एंगस्ट्रोम है, तो यहां पर ये बी पॉइंट है, यहां पर ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी जब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर जो है वो 5 एंगस्ट्रोम है, तो यहां पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर 5 एंगस्ट्रोम से डिक्रीज करते जाएंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। 3.5 एंगस्ट्रोम के अप्रोक्सीमेटली ये 0 हो जाएगा। इसके बाद और डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो है वो बच्चों, जब हम 5 एंगस्ट्रोम से आगे बढ़ते हैं
तो यहां पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एक पॉइंट पर आकर कांस्टेंट हो जाता है। जैसे यहां पर ये 10 एंगस्ट्रॉम है। फिर से अगर हम 10 एंगस्ट्रॉम करते हैं तो ये फिर से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर चला जाता है, 0 पर चला जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि 5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है अप्रोक्सी, तो वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है। उससे अगर हम डिक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा और एक पॉइंट पर आकर फोर्स ऑफ रिपल्सन में, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो ग्राफिकली मैंने आपको यहां पर बताया कि मॉलिक्यूल्स के किस प्रकार से इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वेरी होता है। अब बच्चों, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास, यहां पर हम टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटरमोलिक्यूल्स हैं, मोलिकुलर फोर्स है, फोर्सेस हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक जो पहला फोर्स है वो फोर्स ऑफ अधेसिव है, फोर्स ऑफ अधेसन या अधेसिव फोर्स भी हम इसको, फोर्स ऑफ अधेसन या हम इसको अधेसिव फोर्स भी बोलते हैं, अधेसिव फोर्स, ये पहली टाइप है। तो बच्चों, फोर्स ऑफ अधेसन या अधेसिव फोर्स है वो क्या होता है, तो आपको पता है ये तो है, तो किसकी टाइप, इंटरमोलिकुलर फोर्स की टाइप। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये, तो किसके बीच में है, तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is the force of attraction acting between the molecules of different substances। जो हमारे पास दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे अधेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल आप मेरे इस व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, ये मार्कर है, मार्कर की इंक है और ये व्हाइट बोर्ड का सरफेस है। तो यहां पर मैंने लिखा तो इस सरफेस के ऊपर ये इंक है वो क्या हो गई, चिपक गई, है ना। तो ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, अधेसिव फोर्स है। इसी प्रकार हम पेन से नोटबुक में लिखते हैं, तो पेन की इंक और नोटबुक का जो सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स है वो अधेसिव फोर्स कहलाता है बच्चों। क्लियर। इसी प्रकार यानी कहने का मतलब क्या है, एक सरफेस के ऊपर दूसरा जो सरफेस है वो चिपकता है, वो एक अधेसिव फोर्स कहलाता है। क्लियर। तो यहां पर 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच की बात हुई है। चौक से हम बोर्ड पर लिखते हैं, पेन से नोटबुक में लिखते हैं, जैसे मार्कर से यहां पर लिखा जा रहा है, तो ये कैसा फोर्स है, अधेसिव फोर्स है। क्लियर। दूसरी जो हमारे पास टाइप आती है, जैसे गम से हम चिपकाते हैं, पेस्ट है वो चिपक जाती है, तो वो कैसा फोर्स है, अधेसिव फोर्स कहलाते हैं। सेकंड जो टाइप है बच्चों वो है फोर्स ऑफ कॉशिव या कॉशिव फोर्स। फोर्स ऑफ कॉशन या कॉशिव फोर्स क्या होता है, ये बच्चों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के नहीं, सेम सब्सटेंसेस के लिए। तो यहां पर आप लिखेंगे इट इज द फोर्स ऑफ attraction, force of attraction amongst the molecules of the same substance। कैसे सब्सटेंस का, सेम सब्सटेंस का। जैसे चौक बना हुआ है, क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड मैं आपका एग्जांपल बता देता हूं। जैसे चौक है, तो चौक के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं।
तो चोक किस प्रकार से बना? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्सेस। तो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? कॉसिव फोर्स कहलाता है। यानी जो सॉलिड हैं, अपनी शेप के बने हुए हैं, सॉलिड कोई भी है तो वो उनकी शेप और साइज होती है, तो उनमें क्या होता है? एक फोर्स काम करता है। तो वो सेम सब्सटेंसेस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉसिव फोर्स बोलते हैं। तो ये यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इसके दो टाइप्स होते हैं, अधेसिव और कॉसिव, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ये बच्चों अब हम एक और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिक्विड। जैसे अभी हमने डिस्कस किया इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या थे? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। अब जैसे कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर्स के आपस में क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग का मतलब होता है बांधे रखना, दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में बांधे रखने की एक एनर्जी होती है। तो द इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए लिक्विड इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स। यानी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है? मिनिमम एनर्जी ऑफ द लिक्विड टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स। जैसे एक फोर्स से दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस से अलग करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी? दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिक्विड। वो लिक्विड की क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। जैसे एग्जांपल में वाटर है और मरकरी है, तो वाटर के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कम है। मरकरी की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है। यानी लिक्विड, तो इसका मतलब इससे अपोजिट भी होता है कि जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो वाटर के लिए कम है और मरकरी का क्या है? ज्यादा है। इसलिए उनको अलग करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिक्विड मींस जो लिक्विड है कोई भी है, जैसे चाहे मरकरी है, चाहे आपके पास वाटर है, ऑयल है, तो इनकी दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी? दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिक्विड। क्लियर? आइए बच्चों अब हम और एक इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहां पर 3 डेफिनेशंस लिखी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में सरफेस टेंशन की बात करेंगे और सरफेस एनर्जी की बात करेंगे, तो वहां पर बहुत यूज होंगे, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि मोलिकुलर रेंज, जो पहली डेफिनेशन आती है वो क्या आती है? मोलिकुलर रेंज क्या होती है? तो जैसे बच्चों हमने अभी ये पढ़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स और उसकी बाइंडिंग एनर्जी, तो वो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? एक फोर्स काम करता है। तो मोलिकुलर रेंज क्या है? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। जैसे मोलिकुलर यानी मॉलिक्यूल्स की, रेंज मतलब कहां तक वो अपना इफेक्ट रखता है, कौन? मॉलिक्यूल। तो इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम मेजरेबल अट्रैक्शन ऑन अदर मॉलिक्यूल्स। यानी एक मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स पर कितनी डिस्टेंस तक, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस तक वो अपना इफेक्ट रख सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रख सकता है, वो डिस्टेंस है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की, क्या कहलाती है? मॉलिकुलर रेंज। जैसे यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक मॉलिक्यूल हमारे पास यहां पर रखा हुआ है, जैसे स्टार्टिंग में क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल्स यहां पर रखा हुआ है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मैं क्या करता हूं, ये मॉलिक्यूल यहीं पर है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसको मैं एक डिस्टेंस तक लेके जाता हूं। जैसे मैं यहां पर इतनी डिस्टेंस पर लेके गया, तो यहां भी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाया और यहां तक मैं मॉलिक्यूल को लेके आया। क्लियर? तो हमने देखा यहां तक भी दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इससे जैसे ही थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। क्लियर?
तो यहां पर ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स की कितनी के बीच में क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस के बाद आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप मेजर नहीं कर सकते। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलर रेंज कहलाएगी। मैक्सिमम डिस्टेंस, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कहां भी था, यहां भी था, तो ये मॉलिक्यूलर रेंज नहीं है, यहां तक लेके गए तब इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बाद खत्म हो गया। तो जहां तक मैक्सिमम है डिस्टेंस वो क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलर रेंज कहलाएगी बच्चों। क्लियर, जहां तक मैक्सिमम है, क्लियर हो गया। तो दोनों यहां पर डेफिनेशन ध्यान रखनी है, दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजरेबल हो तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है, उसकी मॉलिक्यूलर रेंज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस, कि सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, सॉरी सरफेस नहीं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, इट इज ऑन इमेजिनरी स्फीयर, ये क्या है, एक इमेजिनरी स्फीयर है। क्लियर, इन्फ्लुएंस क्या है, इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद ए मोलिक्यूल्स, एन आएगा बच्चों, ये ए है, ए एन। तो इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद, ध्यान से समझना है कि एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करना है, इमेजिनरी, विद ए मोलिक्यूल एज ए सेंटर। जैसे एक मोलिक्यूल है उसको क्या मानना है, सेंटर मानना है। जैसे यहां पर है ये मोलिक्यूल है, इसको क्या मानना है, सेंटर। ये मोलिक्यूल है, ये क्या हो गया, सेंटर। एंड मोलिकुलर रेंज एज ए रेडियस, तो यानी एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करना है जिसमें मोलिक्यूल तो क्या हो, सेंटर, और उसकी रेंज जो है वो एज ए क्या हो, रेडियस। तो इस प्रकार का कोई स्फीयर ड्रॉ करना, इमेजिनरी स्फीयर, दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जैसे ये मोलिक्यूल का क्या है, सेंटर मानते हैं, तो इसकी मोलिकुलर रेंज एज ए क्या हो, रेडियस। जैसे यहां पर मैंने आपको समझाई थी मोलिकुलर रेंज पहले, तो इस मोलिक्यूल्स की मोलिकुलर रेंज कहां तक है, यहां तक है। तो मोलिकुलर रेंज तो एक प्रकार से क्या हो, रेडियस। क्लियर, और उससे एक इमेजिनरी स्फीयर जो है वो आप ड्रॉ करें, दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये क्या कहलाएगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाएगा। क्लियर, ये जो है यहां से यहां तक ये सेंटर, ये क्या है, मोलिकुलर रेंज है, और ये क्या है, स्फीयर सेंटर है। तो इससे ये जो स्फीयर बने है इसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्लियर, थर्ड डेफिनेशन आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट, सरफेस फिल्म क्या होती है। तो बच्चों सरफेस फिल्म, सरफेस का मतलब ऊपर का जो है, टॉप मोस्ट, फिल्म, ये फिल्म वो पिक्चर वाली फिल्म नहीं है, एक लेयर होती है। तो कहते हैं इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर है, एट रेस्ट, यानी लिक्विड है वो किस पर है, रेस्ट पर है, और उसकी जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है विद थिकनेस इक्वल टू मोलिकुलर रेंज। देखिए मोलिकुलर रेंज का बार बार यूज हो रहा है। तो क्या कह रहा है, सरफेस फिल्म क्या कहलाएगी, जैसे यहां पर हमारे पास ये है, ये वाटर है, ये वाटर का क्या है, सरफेस, नीचे इसके क्या है, वाटर है। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर जिसकी थिकनेस, ये यहां पर ये क्या है, इसकी थिकनेस है, ये क्लियर देख रहे हैं ना, ये क्या है, इसकी थिकनेस। तो टॉप मोस्ट लेयर जिसकी थिकनेस जो है वो मोलिकुलर रेंज के बराबर हो, तो दैट अपर टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सरफेस फिल्म कहलाती है। क्या कहलाती है, सरफेस फिल्म। क्लियर, यानी उस सरफेस की थिकनेस किसके बराबर हो, मोलिकुलर रेंज। और मोलिकुलर रेंज आपको बता दिया, जहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेजरेबल हो, वो मैक्सिमम डिस्टेंस मोलिकुलर रेंज कहलाती है। तो जो कि हर जगह यहां पर यूज हो रही है। तो सरफेस फिल्म में थिकनेस सरफेस की जहां, और वो थिकनेस है वो किसके बराबर है, मोलिकुलर रेंज के बराबर। तो बच्चों ये 3 डेफिनेशंस थी, और इससे पहले हमने अभी डिस्कस किया इंटरमोलिकुलर फोर्स और इसके टाइप्स और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। तो आज इनको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत काम आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।